हेलो। हाँ ऑल स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मूल्य स्तर में परिवर्तनों का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मूल्य स्तर में परिवर्तनों का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मूल्य स्तर में परिवर्तनों का वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, लाभ हानि खाते पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मूल्य स्तर में परिवर्तन का लाभ हानि खाते की अधिकांश मदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अधिकतर वर्तमान मूल्यों पर ही दिए जाते हैं। सामान्यतः विक्रय, वेतन, मजदूरी, बीमा, कटौती, कमीशन, कर आदि मदों पर मूल्य स्तर के परिवर्तनों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु लाभ हानि खाते को ही कुछ मदें ऐसी होती हैं जो चालू मूल्यों पर नहीं होती। ऐसी मदें इन परिवर्तनों से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं, जिसके कारण संस्था की शुद्ध लाभ की राशि सही नहीं आती है। इस प्रकार की मदें निम्न प्रकार हैं। पहली, विक्रीत माल की लागत। लेखा विधि में बेची गई इकाइयों की लागत विक्रीत माल की लागत कहलाती है। यह प्रारंभिक स्कंद तथा क्रय की राशि के योग में से अंतिम स्कंद की राशि घटाकर ज्ञात की जाती है। इस प्रकार विक्रय माल की लागत में कच्चे माल या क्रीत माल की लागत सम्मिलित होती है। संस्था में व्यापारिक माल अथवा कच्चे माल की आवश्यकतानुसार विभिन्न समय पर क्रय किए जाने के कारण इनके लागत मूल्य में भिन्नता पाई जा सकती है। मूल्य स्तर में परिवर्तन की स्थिति में तो यह भिन्नता बहुत अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में समस्या यह आती है कि स्टोर से निर्गमित कच्चे माल को किन समय को क्रय का भाव माना जाए और उसकी लागत किस प्रकार ज्ञात की जाए। यह निर्णय संस्था में प्रचलित स्कंद निर्गमन एवं मूल्यांकन पद्धति पर निर्भर करता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन की दशा में प्रत्येक पद्धति के परिणाम एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए दो सुझाव दिए जाते हैं। पहला, लीफो पद्धति का प्रयोग। दूसरा, प्रतिस्थापन लागत का प्रयोग। ये पहली स्थिति रही, पहला मद रहा विक्रीत माल की लागत। दूसरा है अंतिम स्कंद का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेखा विधि के अंत में अवशिष्ट कच्चे व निर्मित माल के मूल्यांकन के संबंध में भी समस्या आती है, क्योंकि मूल्यों में परिवर्तन के कारण इसके लागत मूल्य व बाजारू मूल्य में बहुत अंतर आ जाता है। इस समस्या का हल विक्रीत माल की लागत ज्ञात करने की विधि के चुनाव से ही संबंधित होता है। वही लेखा विधि के अंत में जो कच्चा माल बचता है और निर्मित माल, उसके मूल्यांकन के संबंध में समस्या आती है, क्योंकि इनके मूल्यों में परिवर्तन जब होता है तो इनके लागत मूल्य और बाजार मूल्य में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और इसी समस्या का हल विक्रीत माल की लागत करने की विधि के चुनाव से ही संबंधित है। तीसरा है स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। लेखांकन की परंपरागत पद्धति के अनुसार स्थायी संपत्तियों की मूल लागत को ह्रास का आधार माना जाता है। लेखपाल का कार्य प्रत्येक स्थायी संपत्ति की ह्रास योग्य लागत को उसके उपयोगी जीवन काल में फैलाना मात्र होता है, क्योंकि इसके द्वारा संकलित ह्रास आयोजन संपत्ति की मूल लागत के समान होगा, न कि उसकी प्रतिस्थापन लागत के। अतः उससे संपत्ति के प्रतिस्थापन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ह्रास आयोजन का उद्देश्य किसी संपत्ति की मौद्रिक लागत की व्यवस्था करना नहीं होता, बल्कि इसके प्रतिस्थापन के लिए
उचित व्यवस्था करना होना चाहिए। अर्थात यदि मूल्य बढ़ रहे हैं तो ह्रास की कुल राशि संपत्ति के बढ़े मूल्य के समान होनी चाहिए, न कि उसकी मूल लागत। इस समस्या के समाधान के लिए ह्रास की गणना करने के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं। पहली, प्रतिस्थापन लागत पर ह्रास। दूसरा, चालू लागत पर ह्रास। तीसरा, प्रारंभिक लागत की क्रय शक्ति पर ह्रास। चौथा, प्रतिस्थापन के लिए आय। अब आर्थिक चिट्ठे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। चिट्ठे के मदों का विश्लेषण से पता चलता है कि संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति, देनदार, प्राप्य बिल, अल्पकालीन विनियोग, रोकड़, चालू संपत्तियां होती है करंट असेट, रोकड़, पूर्वत्व व्यय बहुत थोड़े समय के लिए क्रय किए जाते हैं। फिर इनमें से देनदार, प्राप्य बिल, विनियोग आदि के लिए समुचित कोष की व्यवस्था करके इनके बाजारों मूल्य के बहुत कुछ समीप ला दिया जाता है। अतः मूल्य स्तर में परिवर्तन का इन मदों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु चालू संपत्तियों में ही अंतिम स्कंद के मूल्य के परिवर्तनों से प्रभावित हो सकता है। इसका लागत मूल्य अपने बाजारों मूल्य से पर्याप्त और भिन्न हो सकता है। अतः इस मद में मूल्य स्तर में परिवर्तनों के अनुरूप समायोजन किया जाना चाहिए। संस्था में स्थायी संपत्तियों व दीर्घकालीन विनियोग तुलनात्मक रूप से दीर्घकाल के लिए क्रय किए जाते हैं। मूल्य स्तर में परिवर्तन का इन पर भारी प्रभाव पड़ता है। इससे इन संपत्तियों की तुल्यता समाप्त हो जाती है और इनके प्रतिस्थापन के समय साधारण परिस्थितियों में चार्ज किया गया ह्रास अपर्याप्त सिद्ध हो जाता है। इस तरह से मूल्य स्तर में परिवर्तन से दीर्घकालीन विनियोगों का वास्तविक मूल्य अपने मौद्रिक मूल्यों से काफी भिन्न हो सकता है। अतः मूल्य स्तर में परिवर्तन की स्थिति से स्थायी संपत्तियों और दीर्घकालीन विनियोगों के मूल्यों में समायोजन अति आवश्यक हो जाता है। संपत्ति पक्ष में ही जहाँ तक ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स आदि अमूर्त संपत्तियों का प्रश्न है, इनका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है, इसलिए इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपलिखित करने का प्रयास किया जाता है। अतः इन मदों में मूल्य स्तर में परिवर्तनों के आधार पर कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह प्रारंभिक व्यय, भारी विज्ञापन आदि अवास्तविक संपत्तियों में से किसी भी प्रकार के समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका तो कोई बाजारू मूल्य ही नहीं होता। दायित्व पक्ष में जहाँ तक लेनदार, देय बिल, आयकर के लिए आयोजन, अदत्व आदि चालू दायित्वों का प्रश्न है, ये मदें किसी व्यवसाय द्वारा वर्ष के अंत में देय वास्तविक राशियाँ होती हैं। अतः इनके मूल्यों में समायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस पक्ष में केवल दीर्घकालीन दायित्व जैसे ऋण पत्र और स्वामित्व नेटवर्थ मूल्य स्तर के परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। मूल्य स्तर में वृद्धि से दीर्घकालीन दायित्वों का भार कम हो जाता है और इसमें कमी से दीर्घकालीन दायित्वों का भार बढ़ जाता है। मूल्य स्तर में परिवर्तनों का स्वामित्व समता पर प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इन परिवर्तनों से स्कंद व ह्रास की राशियां प्रभावित होती हैं। स्कंद व ह्रास से शुद्ध लाभ प्रभावित होते हैं और शुद्ध लाभ से स्वामित्व और समता प्रभावित होती है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मूल्य स्तर में परिवर्तन से वित्तीय विवरण की मदें सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। कौन कौन सी वित्तीय विवरण की मदें प्रभावित होती हैं? स्थायी संपत्तियां, स्कंद, ह्रास। इन मदों में आए परिवर्तन से हुई समस्या है सामान्य स्वीकृत समाधान के लिए लेखपाल लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। अब मेन चीज चलेगी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा पार्ट अब जो कराने जा रहे हैं, मूल्य स्तर लेखांकन की विधियां या मुद्रास्फीति लेखांकन की विधियां, मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो मुद्रास्फीति के लेखांकन की विधियां चार हैं। पहली है चालू क्रय शक्ति विधि।
करंट परचेजिंग पावर मेथड। दूसरी है पुनर्स्थापना लागत लेखांकन विधि, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तीसरी है चालू मूल्य लेखांकन विधि, करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड। और चौथी है चालू लेखात लेखांकन विधि, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तो आज पहली विधि चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चालू क्रय शक्ति पद्धति, करंट परचेजिंग पावर मेथड, इसे शॉर्ट में CPP मेथड भी बोलते हैं। इस पद्धति को सामान्य मूल्य स्तर लेखा विधि अथवा सामान्य लेखा विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रादुर्भाव मई 74 में ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ने किया। के अंतर्गत चिट्ठा और आय विवरण की समस्त मदों को चालू रुपए की क्रय शक्ति में परिवर्तित करके दिखाया जाता है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति में परिवर्तनों के प्रभाव को दूर किया जाता है। इससे किसी मद विशेष के मूल्य की वास्तविक वृद्धि या गिरावट की उपेक्षा की जाती है। वित्तीय विवरणों की चालू रुपए की क्रय शक्ति पर लाने के लिए किसी प्रचलित और स्वीकृत सामान्य मूल्य निर्देशांकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक को इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात वित्तीय विवरणों की मदों का विश्लेषण करके इसके उदय का और समय का पता लगाया जाता है, ताकि इस समय के सामान्य मूल्य स्तर की तुलना चालू मूल्य स्तर में आए परिवर्तन के आधार पर करके इन मदों को समायोजित किया जा सके। पूरक वित्तीय विवरणों की तैयारी में मौद्रिक मदों की अमौद्रिक मदों के बीच अंतर किया जाता है। CPP पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरणों की तैयारी की जाती है। इसके आधार पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया क्या है? नंबर 1, स्थायी संपत्तियों फिक्स्ड असेट और अंश पूंजी को चालू प्रतिस्थापन लागत पर दिखलाया जाए। इसके लिए प्रत्येक मद की मूल लागत को एक ऐतिहासिक परिवर्तन कारक अर्थात चालू वर्ष के मूल्य स्तर के ऐतिहासिक मूल्य स्तर के अनुपात में गुणा की जाती है। सूत्र क्या हो गया? कन्वर्ट वैल्यू ऑफ आइटम बराबर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर। और फिर कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकलता है? करंट ईयर इंडेक्स भाग ईयर ऑफ प्राइस इंडेक्स, परचेज इंडेक्स, ये कन्वर्जन इंडेक्स निकलता है। फिर उसके बाद ये अल्टरनेटिव को आप छोड़ सकते हैं, इसका कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधे सीधे निकालना है। कन्वर्जन फैक्टर बराबर करंट ईयर इंडेक्स भाग ईयर ऑफ परचेज इंडेक्स। जैसे मान लीजिए एक मशीन 2008 में 12,000 की रही थी, उस वर्ष का निर्देशांक जो है इंडेक्स 120 है और 2016 का निर्देशांक 180 है। तो 2016 के पूरक चिट्ठे में 12,000 इंटू 180 बटे 120 करके बराबर 18,000 मूल्य पर दिखाया जाएगा। पहले जी करंट ईयर का जो इंडेक्स आया आपका वो 180 आ गया बटे प्रीवियस ईयर का इंडेक्स गुणा मशीन का प्राइस 12,000 रुपये। इस तरीके से ये 18,000 रुपये पर दिखाया जाएगा। संपत्ति को उसके चालू मूल्य पर दिखलाने से यदि उसके मूल्य में कोई वृद्धि होती है तो वृद्धि की अतिरिक्त राशि से संबंधित संपत्ति खाता डेबिट तथा पुनर्मूल्यांकन संचय खाता क्रेडिट किया जाता है। इस खाते का प्रयोग समतांश पूंजी को चालू मूल्य पर दिखलाने से हुई वृद्धि की हानि को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, हिरास योग्य संपत्तियों पर हिरास की गणना उनकी पुनर्वर्णित चालू लागत के आधार पर की जाएगी। यदि ऐतिहासिक लागत के आधार पर आगणित हिरास की राशि हो तो उसे चालू मूल्य निर्देशांक का संबंधित संपत्ति के क्रय वर्ष के निर्देशांक के अनुपात से गुणा किया जाता है। नंबर 3, वर्तमान वर्ष के चिट्ठे में सभी मौद्रिक मदें अपने चालू मूल्य पर होती हैं, अतः पूरक चिट्ठे में उन्हें उसी मूल्य पर दिखाया जाता है, किंतु तुलनात्मक चिट्ठा पिछले वर्ष की मौद्रिक मदों को उपरोक्त फर्स्ट में दिए गए सूत्र के आधार पर
तथा वर्ष में हुई वृद्धि को औसत निर्देशांक के आधार पर पुनः वर्णित किया जाएगा। चौथा पॉइंट है अमूल संपत्ति पर विचार व्यक्त करते हुए अमूल संपत्तियों पर विचार व्यक्त करते समय सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इन संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। अतः रूढ़िवादिता की सामान्य परिपाटी का पालन करते हुए उनके पुनर्मूल्यांकन का कार्य त्यागा जा सकता है। और नंबर 5, मौद्रिक मूल्य मदों के रोके रखने से क्रय शक्ति में परिवर्तन के लाभ अथवा हानि को पूरक लाभ हानि खाते में पृथक रूप से दिखाया जाएगा। इस संबंध में यह ध्यान रहे कि मौद्रिक मदों से लाभ को लाभांश के रूप में नहीं वितरित किया जा सकता। और नंबर 6, वर्ष पर्यंत चलने वाले लेन देन जैसे क्रय विक्रय संचालन व्यय आदि को चालू मूल्य पर लाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बेस ईयर इंडेक्स अपॉन एवरेज इंडेक्स ऑफ द ईयर गुणा हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द आइटम। यदि औसत निर्देशांक के संबंध में जानकारी नहीं है तो इसके लिए बीच वर्ष के निर्देशांक अथवा अवधि के प्रारंभ और अंत के निर्देशांकों के औसत मूल्य का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 7, विक्रीत माल की लागत तथा अंतिम स्कंद का मूल्य निर्धारित करने के लिए यह ज्ञात करना होगा कि विक्रीत माल किस समय क्रय किया गया है। इसके लिए संस्था से प्रयुक्त स्कंद निर्गमित पत्ती पर ध्यान देना होगा। जैसे फीफो पत्ती के अंतर्गत विक्रीत माल की लागत प्रारंभिक स्कंद और चालू क्रय के योग से अंतिम स्कंद घटाकर प्राप्त लागत होगी तथा अंतिम स्कंद चालू क्रय का भाग माना जाएगा। दूसरी ओर लीफो पत्ती के अंतर्गत विक्रीत माल की लागत में अधिकतर चालू क्रय करने ही सम्मिलित होती है। हाँ, यदि चालू क्रय विक्रीत माल की लागत से कम है तो प्रारंभिक स्कंद का भाग भी विक्रीत माल की लागत में शामिल किया जाएगा। इस स्थिति में अंतिम स्कंद गत वर्ष के अंतिम स्कंद गत वर्ष या वर्षों की क्रय का भाग होता है। अतः विक्रीत माल की लागत में सम्मिलित प्रारंभिक स्कंद के लिए वर्ष के प्रारंभ का निर्देशांक, चालू वर्ष के क्रय के लिए वर्ष का औसत निर्देशांक तथा पिछले वर्ष में क्रय किए गए माल के लिए इनके क्रय वर्ष का निर्देशांक प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान रहे कि यदि अंतिम स्कंद का शुद्ध वसूली मूल्य उसके इस प्रकार ज्ञात किया जाए कि चालू क्रय शक्ति मूल्य से कम हो तो इसे इसके शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाएगा। और इसमें लाभ का निर्धारण कैसे होता है? सीपीपी पत्ती के अंतर्गत लाभ के निर्धारण करने की दो पत्तियां। पहला शुद्ध परिवर्तन विधि, दूसरा आय विवरण परिवर्तन विधि। तो पहले शुद्ध परिवर्तन विधि, नेट चेंज मेथड। यह पत्ती इस सामान्य लेखांकन सिद्धांत पर आधारित है कि एक लेखा विधि में स्वामियों को समता में परिवर्तन की राशि ही लाभ होती है। एक लेखा विधि में स्वामियों की समता में परिवर्तन की राशि ही लाभ होती है। इस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली ए, ऐतिहासिक लेखा पद्धति से तैयार किए गए प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठे को वर्ष के अंत की चालू क्रय शक्ति के रूप में बदला जाता है। इसमें मौद्रिक और अमौद्रिक सभी मदों को पूर्व वर्णित आधार पर उचित परिवर्तक कारकों का प्रयोग करते हुए बदली जाती है। समता अंश पूंजी को भी बदला जाता है। आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का अंतर संचित होता है। वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार समता अंश पूंजी को न बदला जाए तथा आर्थिक चिट्ठे के अंतर को समता माना जाए। दूसरा बी पॉइंट, ऐतिहासिक लागत लेखा विधि के अंतर्गत तैयार किए गए अंतिम खाते आर्थिक चिट्ठे में बदले जाते हैं। इससे आर्थिक मौद्रिक मदे नहीं बदले जाते। समता की पूंजी को भी बदलने के पश्चात आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का अंतर संचिति माना जाता है। यदि समतांश पूंजी को
पुनर्वर्णित नहीं किया जाता तो अंतर समता नहीं माना जाएगा। और नंबर अगला, यदि समता पूंजी को भी बदला गया है तो वर्ष के अंत में संचिति को प्रारंभिक संचिति या आधिक्य वर्ष का लाभ होगा। यदि समता पूंजी को नहीं बदला जाता है तो वर्ष के अंत में समता का प्रारंभिक समता पर आधिक्य लाभ होगा। पार्थ, कितनी देर की होंगी देखियो। आना ओके, बस आगे कर सकते।